Hello students, in this video I am going to discuss about the bonding parameters. Our first is bond length. So what is bond length? It is defined as the equilibrium distance between the two nuclei of two bonded atoms in a molecule. What does this means? कि देखो बेटा, when atoms come close to each other, ना, their attraction takes place between them. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है और एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम इफ द अनदर if the atoms are made to come closer to each other then this repulsion takes place. अब क्या है बेटा कि हमने अगर एटम्स को आप पास पास लाओगे तो रिपल्शन होगा और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अब देखिए बेटा इसमें होता क्या है कि when the atoms come closer to each other the attraction takes place and the potential energy of the system decreases at a particular distance. This potential energy is minimum. If we brought the atoms closer to further closer then this potential energy increases and there occurs a repulsion. तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होगा. इसी पॉइंट पे जो हमारे एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड हो जाते हैं. अगर हम इस डिस्टेंस से उनको क्लोजर लाएंगे तो वो जो है रिपेल करना शुरू कर देंगे. इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. तो ये पर्टिकुलर वो स्टेट होती है जहां पे हमारा एक एटम दूसरे एटम से ओवरलैप करता है और ओवरलैप करने के बाद जो दो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज इट्स बॉन्ड लेंथ as the equilibrium distance between the nuclei of the two bonded atoms. So bond length is the radius of the positive cation plus radius of the negative anion. So the bond length will be the sum of these two, where this Ra and Rb are the covalent radii of the atoms A and B. For a homonuclear diatomic molecules, अगर होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, जैसे अपने का हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, O2 एक्सेट्रा, तो इनके बीच का जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं उसमें वो किसके बराबर होता है, इनकी अपनी डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के विच इज रिप्रेजेंटेड बाय D डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये बिल्कुल आधे होंगे क्योंकि होमोन्यूक्लियर है. तो इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारा वंडरवाल्स रेडियाई. ये वंडरवाल रेडियाई जो होता है बहुत वीक होता है. मानो एक मॉलिक्यूल एक तरफ बना हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी तरफ है. इन दोनों के बीच का सिर्फ एक तरीके से इंटरैक्शन है. ये कोई बॉन्ड नहीं है. ये एटम मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड नहीं बना रहा. बॉन्ड तो दो एटम्स ने आपस में बना लिया, लेकिन ये सिर्फ एक इंटरैक्शन है ना. हमारे क्लास में फ्रेंड्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो दोस्त है वो हमारे संग बॉन्ड बनाता है, लेकिन अदर स्टूडेंट्स भी होते हैं क्लास के संग तो उनसे हम सिर्फ इंटरैक्शन करते हैं. तो दिस इज द इंटरैक्शन इज नोन एज वंडरवाल्स रेडियस. तो अब जो ये होता है बॉन्डिंग जो पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारा बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जस्ट सी ओवर हियर फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ. The first is size of the combining atoms. This bond length depends upon the size of the combining atoms. How? Bond length increases with the increase in the size of the atoms forming a covalent bond. Suppose we have this example, take the example of HF, HCl, HBr and HI. अब आप बेटा ये देखो, इसमें हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है. अगर आप फ्लोरीन को समझने की कोशिश करो तो फ्लोरीन का साइज इतना, ये क्लोरीन फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन और थोड़ा सा बड़ा होगा क्लोरीन से, और आयोडीन बिगर होगा. तो जो अब आप खुद देख सकते हो बेटा, जो बड़ा होगा साइज में उसके बीच का डिस्टेंस भी तो बड़ा होगा. और यही हम बात यहां लिख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम्स forming the covalent bond. So this means the bond length
This means the bond length increases with the increase in the size of the atoms. Next comes the multiplicity of the bonds. Now what is the multiplicity? Multiplicity means double bond, single bond and the triple bond. So bond length decreases with the multiplicity of the bond. जैसे आपने बोला कि अगर हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लेते हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के मुकाबले कम होती है एंड देन सिंगल बॉन्ड. और ये हमने क्यों बताया था कि जब हमारे पास मानो ये डबल बॉन्ड्स हैं तो डबल बॉन्ड्स वाले एटम्स क्या करेंगे, डबल बॉन्ड तभी बनेगा पाई पाई ओवरलैपिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये छोटा हो जाएगा. सिमिलरली द 3 पाई बॉन्ड्स विल बी फॉर्म व्हेन देयर आर 2 पाई पाई ओवरलैपिंग, तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स. सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड. देन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली बात. द थर्ड इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, ये एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है. ग्रेटर द एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ. तो इसके हिसाब से बेटा आप कह सकते हो कि sp की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होती है, देन sp2, देन sp3. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की बात करो तो जो sp वाला होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी एज कंपेयर टू sp2 hybridized carbon atom as compared to sp3 hybridized carbon atom. These are the very basic things which will be needed in the when you are doing the organic chemistry reaction mechanisms. हर चीज की एप्लीकेशन वहां पे आती है जब हम कोई भी रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं या हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं. तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं कि साइज पे हम कैसे डिपेंड कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे होता है. तो ये बेसिक चीजें हैं बेटा. नाउ दिस bond length can be calculated by using a simple formula. Now calculation of the bond length was done by Schumacher and Stevenson in 1941, and they proposed a simple formula to calculate the bond length between A and B, which is equal to the radius of the atom A plus radius of atom B minus 0.09. This XA and XB are the electronegativities of A and B. This the value of electronegativities. So by seeing this formula, we can say that the distance or the bond length between A and B is inversely proportional to the electronegativity. Greater the electronegativity, smaller is the bond length. And when the molecule is stable, when the bond length is smaller, this means the molecule as a whole is stable. हम ये कह सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो अगर हमारी कम होगी तो हमारा ये डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा. तो और जब ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल आसानी से डिसोसिएट कर जाता है. तो इसीलिए उसकी हम कह देते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो ए और बी की कम है. सेकेंड इज योर बॉन्ड एंगल. It is defined as the angle between the orbitals containing bonding electrons around the central atom in a molecule or a complex ion. कौन सा एंगल है बेटा? ये एंगल होता है जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में और सेंट्रल एटम के बीच में बनता है. ये जो बॉन्ड एंगल होता है इसको हम डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं. It helps in determining the shape of the molecule or complex ion. इससे हम अपनी शेप डिटरमाइन कर लेते हैं बॉन्ड एंगल को देख के. जैसे आप यहाँ देख रहे हो बेटा कि the bond angles are different in the different molecules. For CH4, the bond angle is 109 degree 28 minutes, while for water it is 104.5 degree, while for ammonia it is 107 degree, and BCl3 it is 120 degree. Now we will see how this bond angle can be calculated, or the calculation of the bond angles. There are some rules or what are the factors on which this bond angle is dependent. So the first one is electronegativity of the central atom decreases or the size increases, bond angle decreases. This means that the bond angle is directly proportional to the electronegativity of the central atom and inversely proportional to the size of the central atom. तो अगर इस केस में आप देखो बेटा, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबीन, तो इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप देखोगे बेटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या ऑर्डर फॉलो कर रही है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक and then antimony.
and the size. You can see the size of central atom. साइज की आप बात करो बेटा तो नाइट्रोजन का साइज is smaller than phosphorus, smaller than arsenic, smaller than antimony. So these are the two opposite things as we are seeing over here. So bond angle decreases in this order. तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज पे डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल. सेकेंड रूल कम्स. नाउ सी रूल नंबर 2. According to this, if the electronegativity of atom B decreases, the bond angle, that is BAB, increases. What does this means? कि हमने कहा कि अगर हमारे पास, अब हमने जो रूल 1 था उसमें तो सेंट्रल एटम की बात करी थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उससे बॉन्डेड एटम से. अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है. तो ये इन्वर्सली रिलेटेड हो गए. अब इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. एग्जाम्पल ऑफ NH3 एंड NF3. अब इसमें आप देखना है बेटा कि जो NH3 है इस और NF3 इसकी शेप होती है पिरामिडल, और जिसमें हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पे ना. तो नाइट्रोजन पे आपने कहा कि ये नाइट्रोजन हैविंग अ लोन पेयर एंड बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन्स इन NH3, वेयर एज इन NF3 here this is a lone pair, then fluorine, fluorine, fluorine. दिस इज पिरामिडल इन शेप. कैसी शेप होती है इसकी? पिरामिडल. अब ये जो शेप होती है, जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को, जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो हमेशा अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है. इट इज द डाइपोल मूवमेंट. सेम इफेक्ट विल बी ओवर हेयर. बट नाउ द बॉन्ड एंगल here, hydrogen is less electronegative than nitrogen, then this bond pair electrons will be shifted towards the nitrogen. This is represented like this. So the net resultant will be in the upward direction. ये हमारा क्या हो जाएगा? नेट रिजल्टेंट हो जाएगा. अब आप इस केस में देखो बेटा कि जो फ्लोरीन एटम्स होते हैं, फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन के. तो अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, नाइट्रोजन की तरफ नहीं. कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ. तो अब जो नेट रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड. मतलब फ्लोरीन की साइड होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ होगा. बेटा हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स इन अमोनिया देन इन NF3, द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज ग्रेटर देन द NF3. तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो NH3 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हमारे पास मोर रिपल्शन होता है एंड द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री. तो मोर रिपल्शन है. मोर रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन लोन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ये सेपरेट आउट हो जाएंगे. यहाँ पे ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पे जो है लेस रिपल्शन है. नेट रिजल्टेंट कहाँ पे? नीचे की तरफ लग रहा है. तो बॉन्ड एंगल जो है वो 102 डिग्री होता है. यहाँ पे आपका आप लिख सकते हो लेस रिपल्शन. तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल इन NH3 इज ग्रेटर देन इन NF3. बेटा हमारे पास रूल 3 वो हमसे ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, बिल्कुल उसमें कोई भी हमारा लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता और बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमारा नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है. That is, molecule or ions without the non-bonding electrons on the central atom and having regular geometry, the change in En, electronegativity of the central atom or the surrounding atom has no effect on the bond angle. You can see over here BF3, BCl3, BBr3, सबका बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री होता है, क्योंकि इनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ये. इसी तरीके से बेटा जैसे आप CH4 देखो, CBr4, CCl4, अमोनियम आइन, इन सब का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो रेगुलर ज्योमेट्री जहां होगी वहां पे ना तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ना ही उससे अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी फर्क पड़ता है. 4. तो रूल 4 हमारा कहता है कि फॉर द मॉलिक्यूल विथ सेम सेंट्रल एटम with vacant d orbitals,
सेंट्रल एटम के पास क्या कंडीशन है, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, और उसका अगर सेंट्रल एटम से अगर डिफरेंट भी एटम्स भी अटैच्ड हैं तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बी। सेंट्रल एटम तो सेम है, लेकिन उससे जो बी अटैच्ड है, दूसरा एटम अटैच्ड है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। लेकिन ये कब, कौन सी केस है, व्हेन द central atom has vacant d orbital. For example, we see that the bond angle in PF3 is greater than PH3. किसका ऑपोजिट हो गया, ये NF3 और NH3 का ऑपोजिट हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं लेकिन फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या शो करता है, ये बैक बॉन्डिंग शो करता है और पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें शो होता है। कैसे आप दिखा सकते हो कि ये बेटा देखिए, ये फास्फोरस है, फास्फोरस के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और इससे हमारे पास फ्लोरीन अटैच्ड है। फ्लोरीन के पास भी हमारे पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे लोन पेयर्स हैं जो हमारे बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं, तो ये हमारे पास सबके पास प्रेजेंट है, ये कंडीशन है। और यहाँ पे क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, जिसको हमने इस तरीके से शो कर दिया, इट इज अ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये जो इसके लोन पेयर्स होते हैं ये इसके संग बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये डायपोल मोमेंट नहीं दिखा रहे हम, ये क्या दिखा रहे हैं, बॉन्डिंग। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा पी पाई। पी पाई का मतलब है कि फ्लोरीन के पी पाई इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल के पाई बॉन्ड्स जो बना रहे हैं, किसके संग बना रहे हैं, डी ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के डी के संग पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, और यही कहलाया जाता है, इसको हम कह देते हैं मल्टीपल बॉन्ड, और यही कहते हैं हम इसको बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग करता है लोन पेयर से और अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल से। ये इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो इंक्रीज करता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी न्यूट्रल वन। हाइड्रोजन का केस देखते हैं बेटा। इस केस में तो हाइड्रोजन के पास तो कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये इस वेकेंट डी ऑर्बिटल के संग कोई भी बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो ये एंगल जो होगा ये छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू ओवर हेयर। सो हेयर द bond angle is smaller, as in because it is not forming the any of the multiple bonds. दूसरी बात कंडीशन ये भी आती है बेटा कि जो PF3 मॉलिक्यूल होता है ये रेजोनेंस भी शो करता है लीडिंग टू द पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस भी शो होता है, इसलिए भी ये इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। नाउ रूल 5, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द बॉन्ड एंगल। और ये हमें पता है बेटा कि sp में 180 डिग्री होता है, sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। दिस कंसेप्ट आई होप इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यू कैन गो थ्रू द वीडियोज ऑन हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसी को बेटा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया NO2 पॉजिटिव, NO2, NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। तो अगर हमने इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हो तो ये बॉन्ड एंगल्स नॉन बॉन्ड एंगल्स हैं, तो ये इनका सीरीज है। अब हम अपनी इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि ये बॉन्ड एंगल्स इस ऑर्डर में कैसे आए हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव है बेटा, तो अगर हम अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालें बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस number of monoatomic atoms minus the charge on the cation plus the charge on the anion. So half number of valence electrons in nitrogen is 5. There is no monoatomic atoms. No charge on the cation is 1. So it is -1 and no charge on the anion 0. तो ये बेटा हम एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। कीटाइन है तो कीटाइन का, एनाइन है तो एनाइन का, हम उस हिसाब से इसको लिख देते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 2.
So x is the number of the hybrid orbital. So x is your, what type of hybridization it is? It is sp. Sp means the bond, it is the linear. The shape of NO is linear, having the positive ion with the bonded linear with oxygen. But oxygen is always double bonded. So this is the structure for NO2. Now, so when it is a linear shape, so the bond angle is 180 degree. Now comes the second one, NO2. Next is NO2. But one thing you have to remember, in NO2 there is one odd इलेक्ट्रॉन. अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. और जब ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम्स प्लस नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स. इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 5. नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम्स कोई नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इस केस में 1 होता है, इसलिए हमने 1 लिखा. तो यहाँ पे जो ये निकल के आएगा, दैट विल बी योर 3. एंड व्हेन 3, इट मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका 134 डिग्री बॉन्ड एंगल फाइंड किया गया. तो अब हमें इस बात को जस्टिफाई करना होगा. तो नाइट्रोजन NO2 जो बॉन्ड बनाता है बेटा, तो 1 तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीजन के संग एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक जो बनाता है वो बनाता है इसके संग एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन जब ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे होता है लोन पेयर रिपल्शन. किसके बीच में? देखिए, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है. तो अब इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि, और दूसरी बात बेटा, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव चार्ज O2 माइनस, एंड दिस NO2 इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेटा. इसको हम या तो ऐसे बना देते हैं या हम इस तरीके से बनाते हैं. नाइट्रोजन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, देन द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हैविंग द 2 सेट्स ऑफ लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड नाउ हियर वी हैव दिस नेगेटिव चार्ज ओवर हेयर. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज की तरह यहाँ पे रोटेट करता है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में जाएगा और ये क्या बना देगा? यहाँ पे ऑक्सीजन. दिस इज योर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर. हेयर ऑल्सो ऑक्सीजन, एंड नाउ द बॉन्ड एंगल इज 134 डिग्री, एंड देयर इट इज, हेयर इट इज 1 इलेक्ट्रॉन. ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें अगर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है. जो नाइट्रोजन होता है एक लोन पेयर है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह काम करता है, तो ये हम ऐसे बना देते हैं. लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि 134 डिग्री इसका कैसे आएगा, यहाँ पे जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, जिसकी वजह से जो एंगल होता है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है 120 डिग्री से. लेकिन जो ये लोन पेयर होता है, लोन पेयर जो ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी रिपेल करता है इस बॉन्ड पेयर को. तो ये इसको 134 से ज्यादा नहीं बढ़ने देता, ये सिर्फ इसको 134 तक ही लिमिट कर देता है. 120 से तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन शुरू हो गया. यहाँ पे रिपल्शन हुआ, किसके बीच में रिपल्शन हुआ? बॉन्ड पेयर रिपल्शन. और बॉन्ड पेयर रिपल्शन किसके बीच में है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री से बड़ा हो जाता है 134 डिग्री तक.
लेकिन ये और बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब जो रिपल्शन होता है बेटा, यहाँ पे रिपल्शन हो जाता है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, जिसकी वजह से ये 134 पे आके रुक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं तो यहां पे बेटा, तो हम ये कह सकते हैं यहां पे जो रिपल्शन है ये किसके बीच में हो रहा है? ये हो रहा है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहां पे आप देखो, तो यहां पे जो आपका जो हम ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा है किससे? बॉन्ड पेयर रिपल्शन के। तो इस वजह से ये एंगल 134 से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 120 से ज्यादा हो जाता है। सी द नेक्स्ट वन, NO3 माइनस। नेक्स्ट इज योर NO3 माइनस. So X is equal to half number of valence electrons 5, no monoatomic atoms 0, but the charge on the anion is 1, so plus 1, so it comes out to be 3. 3 means it is sp2 hybridized. Now when it is sp2 hybridized, here the structure goes like this. The 2 oxygen are double bonded and the 1 is your single bonded attached with the negative sign. So this negative sign could be on either of the oxygens. So it is a resonance hybrid, double bond O, single bond O minus. Again it is maybe on this oxygen, the third one, so it is represented like this. So the equivalent structure is over here, oxygen, single bond nitrogen, oxygen, and this is your denoted the resonance hybrid, and the negative charge over here. So it is, the bond angle is 120 degree. Now the next one is the example of NO2 minus. You can see over here also, X is equal to half 5 no monoatomic atoms plus 1 the charge on the anion. So again it comes out to be sp2. Here only 2 oxygens are present. Now see over here, here nitrogen, here 2 oxygen and 1, there is a lone pair, because 3 orbitals, hybrid orbitals, but only 2 are used. So 1 is present as the lone pair. Now here it is a 4 electron system, 1, 2, 3, 4. Here it is a 2 electron system. There is a repulsion between the 4 electron system and the 2 electron system. But there is a repulsion from the lone pair and the bond pair, and the repulsion from the lone pair bond pair is much more than the bond pair repulsion. So the bond angle reduces from 120 degree to 115 degree. So this is a justification for this. This is repulsion produces the bending effect in this molecule. तो इसलिए जो है ये बेंड हो जाता है और 115 डिग्री पे रहता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? बेंडिंग इफेक्ट। तो अब आप देख सकते हो बेटा कि NO2 में और जो आपका इसमें है NO2 माइनस में क्या फर्क होता है कि NO2 में तो 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन NO2 माइनस में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है वो ज्यादा होता है 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्शन के, है ना, जहाँ पे हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. हेंस रिपल्शन ऑन द बॉन्ड पेयर्स इज मोर एंड द बॉन्ड एंगल इज लेस इन NO2 माइनस एज कंपेयर टू दैट ऑफ NO2 वेयर वी हैव द 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इस सबको हम एक छोटे से वे में जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा था. इसीलिए हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं तो वो डिक्रीज करते हैं इन दैट ऑर्डर. तो बेटा इन सबको हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय मेकिंग दिस टेबल. NO2 पॉजिटिव sp हाइब्रिडाइज लीनियर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, NO2 sp2 हाइब्रिडाइज बेंट है
due to one electron bond pair repulsion. Therefore, it is 134 degree. NO3 minus sp2 NO2 plus sp2, but the shape is different. This is planar, this is bent, this is 120 degree. क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो अपनी नॉर्मल ज्योमेट्री शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बेंड हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. सो द बॉन्ड एंगल इज 115 डिग्री. बेटा ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं आपके कम्पिटिटिव पॉइंट से, तो इसलिए प्लीज इनको एक बार बहुत अच्छे से देखिए. जो आपका कंसेप्ट है ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये सब हमारा आता है जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं. द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो थ्रू दैट पार्ट so that this concept is clear to you. The next is the bond strength. Bond strength is also known as bond energy or bond enthalpy. अब ये bond strength क्या होती है बेटा? It is the amount of energy required to break one mole of bonds of a particular type so as to separate them into gaseous atoms. What does this means? If we have AA और ए बी, तो अब इसको जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ. इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल्स पर मोल. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स? नंबर 1, साइज ऑफ द एटम्स. सो इन दिस केस वी कैन से, सपोज वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ HF, HCl, HBr and HI. In this case, the atomic size increases as we move down the group. So, the largest size is for the iodine. So, this bond length is greater. Greater the bond length, it will be easier to break this bond. So, we can say that the bond strength is inversely proportional to the bond length, or you can say greater the size of the atoms, greater is the bond length. और bond length की वजह से क्या होगा बेटा? less is the bond dissociation energy or bond strength. Means it can easily be broken up. The bonds can easily be broken up when the atomic size is greater because the bond length is greater. The second factor is multiplicity of bonds. Now in this case, bond strength increases with the multiplicity of the bond. कैसे बेटा? कि अब हमने आपको बताया था कि अगर A और B सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये क्या होता है बेटा कि हम इनको इजीली रोटेट कर सकते हैं. दिस सिंगल बॉन्ड कैन इजीली बी रोटेटेड, बट इफ दे आर बॉन्डेड बाय अ डबल बॉन्ड. तो अब जब डबल बॉन्ड की हम बात करते हैं बेटा तो इनको रोटेट करना इतना आसान नहीं होता है. सो द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स will increases the bond strength. Similarly here, if A is bonded with the triple bond with B, then the bond strength is greater. तो अब हम इसका कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा कि हमने कहा कि अगर हमारा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यू कैन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये इस ऑर्डर में इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी. The third is your number of lone pairs of electrons present. बेटा देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या फर्क है कि अगर हमारे एटम के पास ज्यादा नंबर होते हैं लोन पेयर्स के तो उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है. जहां पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा वहां पे मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होगा, और जो चीज अनस्टेबल होगी वो उतनी जल्दी ही ब्रेक करेगी. तो कुछ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि कैसे हमने निकाल दिया. कि हमने कहा कि भाई अगर लोन पेयर ज्यादा होते हैं तो लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है.
इसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, और जब अनस्टेबल हो जाएगा तो बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि greater is the number of lone pairs of electrons present on the bonded atom. On the bonded atom, greater is the repulsion, and hence bond dissociation energy is less. So these are the factors on which the bond strength depends. Hope you have understood the bonding parameters. Thank you.